हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक तोता ने बताया कि जो मनुष्य अपने जीवन में यह 4 गलतियां नहीं करता है, वह कभी गरीबी का मुंह नहीं देखता, कभी गरीब नहीं रहता। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं। दर्शकों, आज की प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। किसी नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वह भोला बड़ा ही गरीब, बड़ा ही दीनहीन था। उसके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। भोला की पत्नी और उसके बच्चे जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, भोला जो था वह बहुत आलसी था। वह कभी कोई कार्य नहीं करता था, मन लगाकर के कोई काम नहीं करता था और पूरा दिन अपने घर पर पड़ा रहता था, आराम करता रहता था। भोला के आलस के चलते भोला दिन पर दिन कंगाल होता जा रहा था। प्रिय दर्शकों, भोला की पत्नी भी अपने पति से कहती थी कि पिया जी, आप कोई काम नहीं करते हो, धन अर्जित नहीं करते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारे घर में खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं है। बच्चे रोते बिलखते रहते हैं। अब आप ही बताइए, मैं उन्हें क्या बनाकर खिलाऊं, किस प्रकार उनकी भूख मिटाऊं। प्रिय दर्शकों, परंतु वह भोला अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ दिन तो काम किया करता था। दूसरों के खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी किया करता था, परंतु 2 दिन काम करने के बाद तीसरे दिन फिर वह घर में आकर और आराम करने लगता। दर्शकों, लगातार मन लगाकर के भोला कोई काम नहीं करता था। नगर के आवारा मित्रों के साथ या तो वह नगर में घूमता रहता या फिर आकर अपने घर में आराम करने लगता और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे खाकर अपनी भूख मिटा लिया करता। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, वह भोला अपना जीवन काट रहा था, परंतु ऐसी बात नहीं थी कि वह अपने जीवन से संतुष्ट था। उसे अपने मन में बहुत बुरा लगता था। वह यही सोचता रहता था कि आज मेरे आलस के कारण, मेरे ऐसे स्वभाव के कारण मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। आज मेरे कारण मेरे बच्चे ऐसा दिन देख रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यही सब सोचकर वह भोला पूरा दिन उदास रहता था। उसका मन उसे खुश नहीं रहने देता था। वह अंदर से यह जानता था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, परंतु प्रिय दर्शकों, भोला अपने आलस की आदत को नहीं सुधार पा रहा था। वह जब भी कोई काम करने का प्रयास करता तो उसे आलस आ जाता और वह घर जाकर आराम करने लगता, चारपाई डालकर और गहरी नींद में सो जाता। इधर उसकी पत्नी नगर में कुछ लोगों के यहाँ काम करने जाती, लोगों के झूठे बर्तन साफ करती और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। यह देखकर भोला को और भी बुरा लगने लगा। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार कई दिनों तक चलता है और एक दिन भोला निश्चय करता है कि मेरे जैसे मनुष्य को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपनी पत्नी, अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकता, ऐसे मनुष्य को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यही सोचकर प्रिय दर्शकों, भोला जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह अपने बीवी बच्चों को कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा। इतना कहकर भोला जंगल की तरफ निकल पड़ता है और सोचता है कि जंगल में जाकर मैं आत्महत्या कर लूंगा, किसी नदी में डूबकर मर जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर भोला जंगल में चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद भोला एक बहुत घने जंगल में पहुंच जाता है। घने जंगल में पहुंचकर वह थक हार कर
एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। प्रिय दर्शकों, अब तो भोला बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तभी पेड़ के ऊपर बैठा एक तोता यह देखता है कि पेड़ के नीचे बैठकर एक मनुष्य रो रहा है। तब वह तोता उड़ता हुआ नीचे आता है और भोला के पास आकर बैठ जाता है। तोता कहता है कि हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे जीवन में क्या दुख तकलीफ है? तुम मुझे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। तब प्रिय दर्शकों, भोला कहता है कि हे तोता भाई, मेरा जीवन किसी नर्क से कम नहीं है। घर पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं, परंतु मुझसे कोई काम नहीं बनता है। मैं जो भी काम करने जाता हूँ, कुछ देर करने के बाद मुझे आलस आ जाता है और आकर मैं अपने घर में सो जाता हूँ। मेरे इसी आलस के चलते आज मेरे परिवार की ऐसी हालत है, मेरे घर की ऐसी हालत है। ऊपर वाले ने मुझे बहुत बड़ी कमी दी है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बाकी मनुष्यों की तरह कोई काम क्यों नहीं कर सकता, क्यों अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर सकता। यही चिंता से परेशान होकर आज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मैं और ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। प्रिय दर्शकों, भोला की इतनी बातें सुनकर तोता कहता है कि अरे भाई भोला, आत्महत्या करने से आज तक किसका भला हुआ है? भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है, इसे नष्ट करने की गलती मत करो। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूँ, और अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया और इस कहानी में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। प्रिय दर्शकों, तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है। तोता कहता है कि हे भोला, कुछ समय पहले की बात है। एक चंदनपुरी नाम के नगर में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम श्याम था और छोटे भाई का नाम किशोर था। वह दोनों भाई बड़े ही गरीब थे। वह दूसरों के घरों में, दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। उनके माता पिता की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी। अब घर में वह दोनों भाई ही बचे थे और जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। श्याम और किशोर दोनों ही एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। पूरा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद उन्हें जो भी पैसे मिलते, उनसे वह घर में भोजन आदि की वस्तुएं लेकर आते और उसके बाद भोजन बनाकर अपना पेट भरते। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, श्याम और किशोर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। कई सालों तक इसी प्रकार चलता है। फिर एक दिन की बात है। श्याम अपने छोटे भाई किशोर से कहता है कि भाई, हम कब तक इस प्रकार गरीबी में अपना जीवन काटेंगे? कब तक हम इस पुरानी सी झोपड़ी में रहेंगे? कल को हमारा विवाह होगा, हमारी शादी होगी, और जब हमारी पत्नी आएंगी तो हम उन्हें कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे? प्रिय दर्शकों, तब किशोर कहता है कि भैया, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम इस प्रकार अपना पूरा जीवन तो नहीं निकाल सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब श्याम कहता है कि भाई, मैं शहर जाता हूँ। शहर में जाकर मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। शहर में काम करने के कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, और एक बार शहर में मेरा काम चल पड़ा तो मैं तुम्हें भी शहर में बुला लूंगा और हम मिलकर आराम से शहर में रहेंगे। प्रिय दर्शकों, जब किशोर अपने बड़े भाई की इतनी बातें सुनता है तो वह कहता है कि भैया, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। आप कल ही शहर चले जाइए और जब आपका काम सही चलने लगे, जब आप कुछ धन जोड़ लें, तो उसके बाद आप मुझे भी बता देना, मैं भी आपके पास शहर में चला आऊंगा। अब तो दर्शकों, अगले ही दिन वह श्याम अपना सामान बांधकर और शहर के लिए चल देता है। शहर में जाकर श्याम बहुत मेहनत करता है, कई जगह पर काम करता है। इधर किशोर गांव पर लोगों के खेतों में
मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहा था और उधर शहर में वह श्याम धीरे धीरे धनवान बन जाता है। उसका व्यापार चल पड़ता है। अब तो प्रिय दर्शकों, कुछ ही सालों में श्याम बहुत धनवान हो जाता है, अपना खुद का मकान खरीद लेता है और शहर में ही एक बड़ी ही सुंदर स्त्री से विवाह कर लेता है। प्रिय दर्शकों, इधर गांव पर किशोर भी अपने भाई के बुलावे का इंतजार करते करते थक चुका था। रोज वह सोचता था कि आज मेरे भाई मुझे बुलाने आएंगे। मेरे भाई शहर में बहुत बड़े सेठ बन चुके होंगे, परंतु प्रिय दर्शकों, उसके भाई का कोई बुलावा नहीं आता है। कुछ सालों में किशोर भी गांव पर एक स्त्री से विवाह कर लेता है और वह अपनी पत्नी के साथ उसी कुटिया में रहने लगता है जो उसके माता पिता की थी। किशोर दूसरों के खेतों में हल चलाता, मजदूरी करता और उससे जो पैसे मिलते उनसे ही अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन किशोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। पत्नी के गर्भवती होते ही किशोर बड़ा प्रसन्न होता है। सोचता है कि अब हमें संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। परंतु प्रिय दर्शकों, उसके मन में एक दुख भी था। वह यह भी सोच रहा था कि हमसे हमारा और हमारी पत्नी का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। 2 समय का भोजन हमें बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। अगर हमारी संतान आ गई, हमारा पुत्र आ गया, तो हम उसका लालन पालन कैसे करेंगे, कैसे उसे 2 समय का भोजन देंगे। परंतु प्रिय दर्शकों, संतान के आने की खुशी में वह अपने दुख को भूल जाता है और बड़ा ही प्रसन्न होकर अपनी मेहनत 2 गुना कर देता है। अब तो वह किशोर दिन में भी दूसरों के यहाँ मजदूरी करता और रात होते ही दूसरी जगह जाकर मेहनत करने लगता। कुछ समय में किशोर की पत्नी एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। अब तो बाप बनने की खुशी में किशोर बड़ा ही प्रसन्न था। परंतु प्रिय दर्शकों, किशोर इतना धन अर्जित नहीं कर पा रहा था कि वह अपनी संतान और अपनी पत्नी का पालन पोषण कर सके। पूरा दिन गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करने के बाद भी किशोर को कई बार रात में भूखा सोना पड़ता था। वह जो भी भोजन बचता था अपनी पत्नी और अपने पुत्र को खिला देता था और खुद भूखा सो जाता था। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि हे भोला, इस प्रकार कई दिन निकल जाते हैं, परंतु धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि किशोर के पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपने पुत्र और अपनी पत्नी को 2 समय का भोजन खिला सके। अब तो किशोर की पत्नी और उसका पुत्र पूरा दिन भूखा रहते हैं और भूख के मारे किशोर का पुत्र रोने लगता है। वह अपनी माता से कहता है कि माँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। परंतु प्रिय दर्शकों, वह बेचारी क्या करती, घर में तो खाने की कोई वस्तु थी ही नहीं। यह देखकर किशोर की पत्नी बड़ी दुखी होती है और रोने लगती है। तो शाम को जब मेहनत मजदूरी करके किशोर अपनी कुटिया में लौट कर आता है, तो वह अपनी पत्नी को रोता हुआ देखता है तो बड़ा उदास हो जाता है। किशोर की पत्नी कहती है कि स्वामी, हमारा पुत्र सुबह से भूखा है, वह हमसे भोजन के लिए विनती कर रहा है, परंतु हमारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, आप कुछ करिए। दर्शकों, अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर किशोर भी रोने लगता है। तब किशोर की पत्नी कहती है कि स्वामी, आपके बड़े भैया तो शहर में रहते हैं, सुना है उनका बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी हवेली है और उनके पास बहुत धन दौलत है। शहर में वह बड़े आदमी बन चुके हैं। आप शहर जाइए और अपने बड़े भैया से कुछ सहायता मांगिए, वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप जेठ जी से जाकर कुछ धन मांग कर ले आइए, कुछ दिनों तक हम उससे पेट भर के खाना खा सकेंगे। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी की बातें सुनकर किशोर कहता है कि प्रिय, तुमने सही कहा, मुझे शहर जाना चाहिए और अपने बड़े भैया से मदद मांगनी चाहिए।
प्रिय दर्शकों, यही सोचकर किशोर अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर का रास्ता गांव से बहुत लंबा था। पूरे दिन चलने के बाद रात के समय किशोर शहर में पहुंचता है और लोगों से पूछता हुआ अपने बड़े भैया श्याम के घर पहुंच जाता है। जब वह अपने बड़े भैया का घर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। श्याम का बड़ा ही आलीशान बंगला बना हुआ था। बंगले के बाहर कई नौकर चाकर काम कर रहे थे। कई गाड़ियां खड़ी थी। यह देखकर किशोर बड़ा ही प्रसन्न होता है और मकान के अंदर जाने लगता है। तभी मकान के बाहर खड़ा चौकीदार किशोर को रोक लेता है और कहता है कि अरे भाई, कहाँ चले जा रहे हो? गरीबों को, भिखारी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तब किशोर कहता है कि नहीं भाई, यह मेरे बड़े भैया का घर है। मैं उनका छोटा भाई हूँ, मुझे अंदर जाने दो। परंतु प्रिय दर्शकों, किशोर की ऐसी हालत देखकर वह चौकीदार उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और अंदर जाकर पूछता है। चौकीदार कहता है कि मालिक, बाहर कोई किशोर नाम का लड़का आया है और वह बोल रहा है कि वह आपका छोटा भाई है। प्रिय दर्शकों, चौकीदार की यह बातें सुनकर श्याम कुछ हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, वो मेरा छोटा भाई है, उसे अंदर आने दो। अब तो प्रिय दर्शकों, चौकीदार बाहर जाता है और किशोर को पूरे आदर सम्मान के साथ घर के अंदर लेकर आता है। किशोर जब अपने बड़े भाई श्याम को सूट बूट पहने हुए और एक बड़े आदमी के रूप में देखता है तो वह रोने लगता है और अपने बड़े भाई श्याम के गले लग जाता है। कहता है कि भैया, मेरी हालत बहुत बुरी है। मेरे पास गांव पर खाने के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं है। मैं इतने वर्षों से आपके बुलावे की राह देख रहा हूँ। भैया, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? आप तो शहर में इतने बड़े आदमी बन चुके हो, इतने धनवान बन चुके हो, तो आपने मुझे शहर में क्यों नहीं बुलाया? प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि हे भोला, वह जो बड़ा भाई श्याम था वह शहर में आकर बहुत बदल गया था। अब वह अपने छोटे भाई से प्रेम नहीं करता था। उसे तो बस धन दौलत और अपने ऐशो आराम से प्रेम था। श्याम कहता है कि अरे मेरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं? शहर में धन अर्जित करना बड़ा ही कठिन काम है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। पूरे दिन पूरी रात जाग कर काम करना पड़ता है, तब जाकर कुछ पैसे मिलते हैं। अभी तो हमारी हालत भी बहुत खराब चल रही है। हमारा धंधा, हमारा व्यापार अभी मंदा चल रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि जब व्यापार अच्छा चलेगा, जब कोई काम होगा, तब तुम्हें बुलाएंगे। दर्शकों, तब किशोर कहता है कि भैया, वह सब तो ठीक है, परंतु आप हमारी कोई सहायता करिए। हमें धन की आवश्यकता है। घर पर हमारी पत्नी और बच्चे भूखे बैठे हैं। हमारे पुत्र को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए तो हमें कुछ दिनों का सहारा हो जाएगा। अब श्याम कहता है कि भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु अब तुम आए हो तो मेरी कुछ सहायता कर दो। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम पैसे लेकर चले जाना। मैं तुम्हें पैसे अवश्य दूंगा, आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। दर्शकों, अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर किशोर कहता है कि भैया, आप बताइए क्या काम करना है, मैं अभी कर देता हूँ। मुझे पता था कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। बताइए भैया, क्या काम है? तब श्याम कहता है कि भाई, कई दिनों से हमारा नौकर आ नहीं रहा है। छुट्टी लेकर ना जाने कहाँ चला गया है। तुम्हें घर के कुछ काम करना है, बाजार जाकर सामान लाना है, घर की साफ सफाई करना है। तुम्हारी भाभी से तो ज्यादा काम नहीं बनता है, उसकी काम करने की आदत नहीं है, इसलिए तुम्हें ही करना पड़ेगा। दोनों समय का खाना बनाना है, सबके कपड़े धोना है और गाड़ियाँ साफ करना है। प्रिय दर्शकों, अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर
किशोर कुछ सोच में पड़ जाता है, परंतु फिर वह सोचता है कि भैया का नौकर नहीं आ रहा है, इसीलिए भैया हमसे बोल रहे हैं, चलो काम कर देते हैं। अपने ही भाई के घर में काम करने में कौन सी शर्म। यही सोचकर प्रिय दर्शकों, किशोर अपने बड़े भाई श्याम के घर में काम करने लगता है। पूरा दिन वह काम में लगा रहता, कभी बाजार जाता, सामान लाता, तो कभी कपड़े धोता, कभी घर की सफाई करता, तो कभी गाड़ियां साफ करता। इस प्रकार पूरा दिन वह काम करता रहता और ऊपर से उसकी भाभी यानी श्याम की पत्नी उसे और भी जो काम बताती वह भी करता। इसी प्रकार उसे अपने बड़े भाई के घर पर पूरा हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ते तक वह अपने बड़े भाई श्याम के घर का पूरा काम करता रहा और बहुत थक जाता है। फिर वह अपने बड़े भाई के पास जाकर कहता है कि भैया, अब हमें आपके यहाँ एक हफ्ता हो चुका है, परंतु अब हमें हमारे बीवी और बच्चे की चिंता हो रही है। ना जाने वह कैसे होंगे, हमारी राह देख रहे होंगे। आप हमें पैसे दे दीजिए, अब हम गांव चलते हैं। प्रिय दर्शकों, अपने छोटे भाई किशोर की इतनी बातें सुनकर श्याम कहता है कि हाँ भाई, जरूर तुम्हें अब गांव जाना चाहिए। कई समय से तुम हमारे पास रह रहे हो। इतना कहकर श्याम किशोर को 10 रुपए दे देता है और कहता है कि भाई यह लो तुम्हारे पैसे। प्रिय दर्शकों, 10 रुपए देखकर किशोर कुछ उदास हो जाता है और कहता है कि भैया यह क्या, आपने सिर्फ 10 रुपए दिए, इतने से पैसे से मेरा क्या होगा। तब श्याम कहता है कि अरे भाई, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अभी मेरा व्यापार कुछ मंदा चल रहा है, अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, अभी तुम इतने ही रख लो और चले जाओ। प्रिय दर्शकों, अब किशोर कर भी क्या सकता था। वह सोचता है कि चलो कुछ नहीं से तो थोड़ा ही सही, 10 रुपए से जैसे तैसे 1-2 दिन का भोजन तो आ ही जाएगा। प्रिय दर्शकों, 10 रुपए लेकर किशोर अपने गांव के लिए चल देता है। जब किशोर अपने गांव के लिए चलने को होता है तो श्याम पीछे से कहता है कि भाई किशोर, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर मैं एक बहुत बड़ी दावत देने वाला हूँ। तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जरूर आना, आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। दर्शकों, अपने बड़े भाई की ऐसी बात सुनकर किशोर बड़ा प्रसन्न होता है और सोचता है कि मेरा भाई तो बड़ा अच्छा है, इतनी बड़ी दावत में मुझे बुला रहा है। अब किशोर अपने गांव के लिए चल देता है और गांव पर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को 10 रुपए देता है और कहता है कि प्रिय भैया ने मुझे 10 रुपए ही दिए हैं, तुम इन्हें संभाल कर रख लो, जितने हो सके उतने दिनों तक हमें यह 10 रुपए से अपना गुजारा करना है। तब किशोर की पत्नी कहती है कि यह क्या पतिदेव, आपने एक हफ्ते तक अपने बड़े भाई के यहाँ इतना काम किया, जेठ जी ने आपसे इतना काम करवाया, नौकरों की तरह आपके साथ सलूक किया, उसके बाद आपको दिया भी तो क्या, सिर्फ 10 रुपए। भला 10 रुपए से क्या ही होगा। दर्शकों, किशोर कहता है कि प्रिय, अभी भैया का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 10 रुपए दिए, परंतु उन्होंने हमें अगले हफ्ते शहर बुलाया है। उनके जन्मदिन पर वह एक बहुत बड़ी दावत दे रहे हैं, उसमें हमें बुलाया है। दावत में बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, हम अपने पुत्र को लेकर जरूर चलेंगे। प्रिय दर्शकों, यह बात सुनकर किशोर की पत्नी भी प्रसन्न हो जाती है। अब धीरे धीरे एक हफ्ता निकल जाता है और किशोर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को लेकर शहर के लिए चल देता है। किशोर और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न थे। वह सोच रहे थे कि दावत में बड़ा मजा आएगा, स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। पूरा दिन चलने के बाद शाम को किशोर और उसकी पत्नी अपने बड़े भाई श्याम के घर पर पहुंच जाते हैं। जब वह श्याम के घर पहुंचे तो श्याम बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा था।
बहुत देर तक किशोर और उसकी पत्नी द्वार पर ही खड़े रहे, परंतु कोई भी उनका स्वागत करने नहीं आया। कुछ देर बाद श्याम आता है और कहता है कि अरे भाई, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। प्रिय दर्शकों, श्याम अपने छोटे भाई किशोर और उसकी पत्नी को अंदर बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों उधर जाकर बैठ जाओ, अभी बड़े लोग, बड़े व्यापारी भोजन कर रहे हैं, उसके बाद तुम भोजन कर लेना। दर्शकों, अब तो किशोर और उसकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर कोने में जाकर बैठ जाते हैं। कई देर तक वह चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, परंतु श्याम उन्हें बुलाने नहीं आता है। जब सभी लोग भोजन करके अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं, दावत खत्म हो जाती है, तब श्याम आता है और कहता है कि अरे भाई, मुझे माफ करना, मेरे बड़े बड़े मित्र आए थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाना भूल गया, परंतु अब तुम चिंता ना करो, तुम्हें भोजन करना है और आज रात यही रुकना है, कल सुबह होते ही तुम चले जाना। आज रात आराम से हमारे घर पर रहो, हमारे नौकर साफ सफाई कर रहे हैं, दावत में जो गंदगी हो गई उसे उठा रहे हैं, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, किशोर कहता है कि जी भैया जरूर। अब तो प्रिय दर्शकों, किशोर और उसकी पत्नी नौकरों के साथ पूरे घर की सफाई करते हैं, लोगों के झूठे बर्तन साफ करते हैं और अंत में जो बचा कुचा भोजन होता है उसे खाकर नौकरों वाले कमरे में जाकर सो जाते हैं और सुबह होते ही पहली फुर्सत में अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, किशोर और उसकी पत्नी बड़े दुखी थे, बड़े उदास थे। उन्हें अपने बड़े भाई का ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वह सोच रहे थे कि हम तो बड़ी खुशी से गए थे, परंतु भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया। किसी ने सही कहा है कि गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं होता। प्रिय दर्शकों, चलते चलते किशोर और उसकी पत्नी जंगल से होते हुए निकल रहे थे, तभी वह देखते हैं कि एक पिंजरे में बड़ा ही सुंदर तोता बंद है और वह पिंजरा एक पेड़ के नीचे रखा है। उस तोते को देखकर किशोर का पुत्र कहने लगता है कि पिताजी, मुझे वह तोता चाहिए, वह तोता कितना सुंदर है, चलिए उसे घर लेकर चलते हैं। दर्शकों, अब किशोर आसपास देखता है, परंतु उसे कोई भी मनुष्य नहीं दिखता। तब वह सोचता है कि किसी ने इस तोते को यहाँ छोड़ गया है, चलो ले चलते हैं। यही सोचकर किशोर उस तोते को अपने घर लेकर आ जाता है और घर पर लाकर अपनी कुटिया में रख लेता है। किशोर का पुत्र उस तोते के साथ बड़ा ही प्रसन्न था। वह तोता किशोर के पुत्र से बहुत बातें करता था, उसके साथ बहुत खेलता था। यह देखकर किशोर भी बड़ा प्रसन्न था, परंतु प्रिय दर्शकों, किशोर के वह 10 रुपए अब खत्म हो चुके थे जो उसे उसके बड़े भाई श्याम ने दिए थे। अब एक बार फिर किशोर के घर में खाने के लाले पड़ चुके थे। किशोर और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी, बड़े ही चिंतित थे, सोच रहे थे कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, आखिर कब तक हमें अपना जीवन गरीबी में जीना पड़ेगा। अब प्रिय दर्शकों, रात का समय हो जाता है और किशोर की पत्नी और उसका पुत्र भूखे ही सो जाते हैं, क्योंकि भोजन करने के लिए उनके पास कोई भी वस्तु नहीं थी। अब अपने पुत्र की ऐसी हालत को देखकर वह किशोर अपनी कुटिया से बाहर आकर और रोने लगता है। वह अपने आप को कोसने लगता है। तभी वह तोता अपने पिंजरे में से कहता है कि अरे किशोर, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है। तब किशोर कहता है कि हे तोता, मुझे बहुत चिंता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा पुत्र भूखा सो रहा है, मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपने पुत्र का, अपनी पत्नी का पेट भर सकूं। तब वह तोता कहता है कि अरे किशोर, तुम्हें चिंता हो रही है तो तुम कुछ शराब पी लो, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। तब किशोर कहता है कि अरे तोता, तुम कैसी बातें कर रहे हो, भला शराब पीने से क्या होगा, मुझे अभी यह सोचना है।
कि मैं किस प्रकार धन अर्जित कर सकता हूँ। ऐसा क्या कार्य कर सकता हूँ ताकि मैं अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। तब तोता कहता है कि तुम जो भी सोचना चाहते हो वह तुम तभी सोच सकते हो जब तुम्हें कोई चिंता ना रहे। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि शराब की दुकान पर जाकर और कुछ शराब पी लो। प्रिय दर्शकों, किशोर कहता है कि परंतु तोता, मेरे पास शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो तोता कहता है कि अरे किशोर, तुम्हारे पास 2 बैल हैं, तुम उनमें से एक बैल को बेच दो और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम शराब पी लेना, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब प्रिय दर्शकों, अगले दिन किशोर ऐसा ही करता है। वह अपने एक बैल को नगर के सेठ के यहाँ बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे जाकर शराब खरीद लेता है और उसे पी लेता है। शराब पीने के बाद वह नशे में अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है। वह इस बात को भूल जाता है कि मेरे घर में भोजन नहीं है और मेरा पुत्र और मेरी पत्नी भूखे रह रहे हैं। अब तो प्रिय दर्शकों, शराब पीकर वह किशोर अपनी कुटिया में लौट जाता है। जब किशोर की पत्नी देखती है कि किशोर शराब पीकर आया है तो वह बड़ी दुखी होती है। वह कहती है कि आप यह क्या कर रहे हैं, आपको जाकर कोई मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, परंतु आप तो शराब पीकर आ गए। और आप यह बताइए कि शराब पीने के पैसे आपके पास कहाँ से आए। तब किशोर कहता है कि प्रिय, मैंने अपना एक बैल सेठ को बेच दिया है और उससे जो पैसे मिले उससे मैंने शराब पी ली। प्रिय दर्शकों, अब इस प्रकार वह किशोर शराब पीने लगा। जब तक उसके पास पैसे थे वह शराब पीता रहा और नशे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वह अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता। जब उसके पास शराब पीने के पैसे खत्म हो गए तो वह एक बार फिर अपने होश में आया और जब उसे यह याद आया कि मैं कितना गरीब हूँ, मेरे घर में खाने का कोई भी सामान नहीं है, तो वह एक बार फिर चिंता करने लगा। तब वह तोता एक बार फिर किशोर के पास आता है और कहता है कि अरे किशोर, तुम अब क्यों रो रहे हो, अब तुम्हें किस बात की चिंता है। तब किशोर कहता है कि तोता भाई, मैं तुम्हारी बातों में आकर शराब पीने लगा, परंतु मैं यह भूल गया कि मेरी कैसी हालत है और मैं कितना गरीब हूँ। परंतु आज मुझे यह याद आ गया है, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भूखे हैं और मेरे पास उन्हें भोजन कराने के लिए कोई धन नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तब प्रिय दर्शकों, वह तोता एक बार फिर किशोर को यह सलाह देता है कि तुम जाकर शराब पी लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दर्शकों, किशोर को शराब की लत लग चुकी थी। वह अपना एक और बैल सेठ के यहाँ बेच देता है और जाकर शराब पीने लगता है। अब तो कई कई घंटे तक किशोर शराब की दुकान पर ही बैठा रहता। नगर के सभी लोग कहने लगे कि अरे यह तो शराबी हो गया है, घर में इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, परंतु शराब पूरा दिन पीता रहता है। प्रिय दर्शकों, जब शराब पीकर वह किशोर रात को अपने घर पर आता तो उसकी पत्नी भी बहुत गुस्सा करती, बहुत क्रोध करती और कहती कि आपको शर्म नहीं आती है, आपका पुत्र यहाँ भूखा बैठा है और आप मजे से शराब पी रहे हो, अपने बैल बेच रहे हो। परंतु प्रिय दर्शकों, किशोर को कुछ होश नहीं था। वह तो अपने नशे में झूम रहा था। जब उसका नशा उतरता तो वह एक बार फिर घर का सामान ले जाकर बेच देता और उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे शराब पी लेता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे करके किशोर का पूरा घर बिक गया। उसकी कुटिया भी उसने सेठ को बेच दी। अब तो प्रिय दर्शकों, उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। उसने अपने मित्रों से उधार लेकर इतनी शराब पी ली कि अब उसके पास शराब पीने के लिए
बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। अब किशोर को जब होश आता है तो वह एक बार फिर उदास हो जाता है और रोने लगता है। तब वह तोता कहता है कि अरे किशोर, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम एक काम करो, किसी से एक बैलगाड़ी उधार मांग कर लाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। प्रिय दर्शकों, किशोर सेठ के पास जाता है और उसकी बैलगाड़ी कुछ देर के लिए उधार मांग कर ले आता है। जब किशोर बैलगाड़ी लेकर आता है तो वह तोता कहता है कि किशोर, अब तुम मुझे अपनी बैलगाड़ी में रख लो और मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ लेकर चलो। दर्शकों, अब किशोर तोता को पिंजरे सहित अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और तोता के कहे अनुसार बैलगाड़ी से चल देता है। तोता किशोर को लेकर सीधा जंगल में पहुँचता है। जंगल में पहुँचने के बाद किशोर कहता है कि अरे तोता भाई, तुम मुझे जंगल में क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? तब तोता कहता है कि अब लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, वह तोता कहता है कि किशोर, तुम्हें सामने जो गुफा दिख रही है, इस गुफा के अंदर अपार धन दौलत है, बहुत सारा खजाना रखा है। तुम इस गुफा के अंदर जाओ और वह खजाना लेकर आ जाओ। तब प्रिय दर्शकों, वह किशोर कहता है कि अरे तोता भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते नहीं यह गुफा नगर के लुटेरों की है, डाकुओं की है। अगर मैं अंदर गया तो वह मुझे मार डालेंगे। तब वह तोता कहता है कि अरे किशोर, डाकुओं को और लुटेरों को तो नगर के राजा ने बंदी बना लिया है, परंतु राजा को भी नहीं पता था कि डाकुओं ने सारा खजाना लूटकर इस गुफा में छुपाया है। पहले मैं उन लुटेरों के साथ ही रहता था, इसीलिए मुझे पता है कि उन्होंने सारा खजाना इस गुफा के अंदर छुपाया है। तुम अंदर जाओ और सारा खजाना उठा कर ले आओ। उसके बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और तुम उसके बाद जितनी चाहो उतनी शराब पी सकते हो। वह धन कभी खत्म नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, तब वह किशोर कहता है कि तोता, लगता है तुम काफी समय से लुटेरों के साथ रह रहे थे, इसीलिए तुम्हें यह लगता है कि अपने दुख तकलीफ को भुलाने के लिए, चिंता को भुलाने के लिए मनुष्य को शराब पी लेनी चाहिए, परंतु अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। इतना कहकर वह किशोर गुफा के अंदर जाता है और जब वह गुफा के अंदर जाकर देखता है तो वह गुफा खजाने से भरी हुई थी। कई तिजोरियां वहां रखी हुई थी जिनमें अपार धन दौलत थी। कई सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे। धीरे धीरे करके वह किशोर सारी धन दौलत को निकालकर और अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और खजाने को लेकर वह रात के अंधेरे में अपनी कुटिया पर पहुंचता है। कुटिया में जाकर वह अपनी पत्नी को कहता है कि प्रिय, मुझे बहुत सारा खजाना मिला है, बहुत धन दौलत मिली है। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और हम बहुत धनवान हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे किशोर और उसकी पत्नी सारी धन दौलत बैलगाड़ी से निकालकर और अपने घर में रख लेते हैं और वह बहुत धनवान हो जाते हैं। अब किशोर भी सुधर जाता है, शराब पीना छोड़ देता है और नगर में अपनी ईमानदारी से दुकान चलाने लगता है। धीरे धीरे वह तोता भी किशोर के साथ रहकर सुधर जाता है। अब उसे भी पता चल चुका था कि चिंता को भुलाने के लिए, दुखों से दूर होने के लिए मनुष्य को शराब पीने की जरूरत नहीं है, बल्कि कर्म करने की जरूरत है। सत्कर्म करने से मनुष्य हर चिंता से उभर सकता है, अपने दुख तकलीफ से बाहर निकल सकता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह किशोर धनवान बन जाता है, नगर का सेठ बन जाता है। इतनी कहानी वह तोता भोला को सुनाता है और अंत में वह तोता कहता है कि भोला, अब मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताता हूँ। अगर मनुष्य यह 4 गलती ना करे तो वह कभी गरीबी का मुंह नहीं देखेगा। नंबर 1, आलस। अगर मनुष्य आलस नहीं करेगा और पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करेगा
तो वह कभी गरीब नहीं रह सकता। नंबर 2, नशा करना। अगर मनुष्य नशा नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, तो वह कभी गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि शराब और नशा ही मनुष्य की संपत्ति को खत्म कर देते हैं। मनुष्य के घर में गृह क्लेश करवाते हैं। नशा करने से धीरे धीरे मनुष्य की धन दौलत मकान सब खत्म हो जाता है। नंबर 3, झूठ नहीं बोलना। अगर मनुष्य झूठ नहीं बोलता है, जो बात है सत्य बोलता है और सत्य की राह पर चलता है, कभी किसी को धोखा नहीं देता है, तो वह मनुष्य कभी गरीब नहीं रह सकता। ऐसे मनुष्यों का स्वयं भगवान साथ देते हैं और ऐसे मनुष्य को कभी दुख नहीं देखने पड़ते। नंबर 4, दूसरों की मदद करना। जो मनुष्य अपने धन से दूसरों की मदद करता है, दूसरों के चेहरों पर खुशी लाता है, ऐसा मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। दूसरों की मदद करने वाले की मदद स्वयं भगवान करते हैं। प्रिय दर्शकों, इतनी बात वह तोता भोला को सुनाता है और भोला सारी बातें समझकर और तोता को धन्यवाद देकर अपने घर लौट जाता है। इसके बाद भोला बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है और धीरे धीरे वह धनवान बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।